गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का मैंने आपको आवश्यकता और सिद्धांत पढ़ा दिए। अब है इसकी आवश्यकता विशेषताएं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फॉर वर्क। 2005 क्यों बना था? शिक्षा के स्तर को सुधार करने के लिए, शिक्षा में जो नवीन परिवर्तन आ रहे थे उन नवीन परिवर्तनों को शिक्षा में शामिल करने के लिए। तो इसकी विशेषताएं थी, जो सबसे पहली विशेषता थी एनसीएफ 2005 में विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा की गई थी। प्रत्येक स्तर हम बोले तो प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, मतलब 4 जो स्तर बताए गए हैं विद्यालय शिक्षा के लिए। किसके लिए? विद्यालय शिक्षा के लिए। तो उन चारों ही स्तर के आधार पर चर्चा की गई कि चारों ही स्तर का शिक्षण या पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या किस आधार पर होनी चाहिए। बालकों के लिए वो पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं हो कि बालक उसे समझ नहीं पाए, या ऐसा भी नहीं कोई पाठ्यक्रम हो जिसे समझने में बालकों को बहुत ज़्यादा कठिनाई आए। तो एनसीएफ 2005 में प्रत्येक स्तर के बालकों की शिक्षा के लिए चर्चा की गई थी। दूसरी विशेषता थी इसके लिए 21 केंद्र समूह बनाए गए थे। कितने? 21 केंद्र समूह। 21 केंद्र समूह जब बनाए गए थे तो उनसे सभी स्तरों से, मतलब सभी केंद्र राज्यों से, 21 राज्यों से के समूह से इस पे चर्चा की गई कि इसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए, किस आधार पर विषय वस्तु व विद्यालयों की होनी चाहिए। एक प्रारूप, एक खाका तैयार करके एनसीईआरटी के पास भेज दिया गया। उसके बाद में इसके ऊपर विचार इस 21 केंद्र समूह ने पूरे इस 2005 की जो रूपरेखा होनी चाहिए विद्यालय की पाठ्यक्रम की, उसके ऊपर विचार विमर्श किया और फिर तब जाके ये एक पाठ्य रूपरेखा पाठ्यचर्या निर्धारित की गई। मतलब पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं की गई थी एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या। 21 लोगों का समूह बना था, जिसकी अध्यक्षता मैंने बताया था आपको यशपाल ने करी थी, डॉक्टर यशपाल ने करी थी। इसमें एक राजस्थान से भी निदेशक थे। तीसरी विशेषता थी धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, बहुलतावादी समाज, जो सामाजिक न्याय व समानता के प्रमुख मूल्यों पर आधारित है। सामाजिक न्याय और समानता। भारतीय संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष संविधान है। सभी को समान अधिकार प्राप्त है, समानता का अधिकार प्राप्त है, सभी के लिए मौलिक कर्तव्य निर्धारित है, लोकतांत्रिक राज्य है। तो जब सभी सारी चीजों के आधार पर शिक्षा जब दी जाए तो क्यों उसमें पर्टिकुलर किसी एक ही धर्म की शिक्षा दी जाए? उसमें सभी धर्मों की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई पर्टिकुलर एक धर्म को नहीं मानने वाला राज्य नहीं है, इसलिए उसमें सभी धर्मों की शिक्षा को भी इंक्लूड करा जाए शिक्षा के स्वरूप में। समतावादी या समानतावादी होनी चाहिए, सभी के लिए समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक धर्म के लोगों के लिए शिक्षा का स्वरूप अलग है और दूसरे धर्म के लोगों के लिए शिक्षा अलग दी जाए या उसका पाठ्यक्रम अलग निर्धारित हो, तो ऐसा नहीं था। इसलिए शिक्षा का जो मूल्य निर्धारित किया गया, किसके ऊपर निर्धारित किया? धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, बहुलतावादी, सामाजिक न्याय और समानता के प्रमुख मूल्य आधार पर आधारित था कि सभी के लिए शिक्षा निर्धारित होनी चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक धर्म या एक जाति के आधार पर शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए और सभी को उसमें समाहित किया जाना चाहिए। तीसरी और चौथी विशेषता थी ज्ञान में सूचना में अंतर। ज्ञान क्या होता है और सूचना क्या होती है, दोनों में ही अंतर निर्धारित करना, दोनों में अंतर बताना इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि पाठ्यक्रम के आधार पर कि ज्ञान किसको ज्ञान कहा जाएगा और किसको सूचना कहा जाएगा। सूचना हम ये कह सकते हैं कि जो हमें कंप्यूटर से या अभी तो टेक्नोलॉजी जमाना है, तकनीकी समय चल रहा है, तो उसके अंतर्गत हमें सूचनाएं कई सारी चीज़ों से प्राप्त हो जाती है, न्यूज़पेपर से प्राप्त होती है। और ज्ञान ऐसी जो हमें कोई एक पर्टिकुलर, हम ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति से भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई बहुत डिग्रियां हासिल कर रखी हो उसी से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे।
तो ज्ञान का क्षेत्र हम ये कह सकते हैं व्यापक है, हम ज्ञान को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। और सूचना जब हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको सही साबित करने के लिए, मतलब उसके साक्ष्यों की खोज करने के लिए, उसकी सही पर्टिकुलर जांच करने के लिए जो हम किसके ऊपर किससे प्राप्त करेंगे, सूचना के आधार पर। तो जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है वो सूचना, तो ज्ञान क्या होता है और सूचना क्या होती है, दोनों में अंतर निर्धारित किया गया। फिर हमें कैसा पांचवी है शिक्षण रटने के स्थान पर बोध के लिए, मतलब शिक्षण जो व्यवस्था है या जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया वो पाठ्यक्रम विद्यार्थी रटे नहीं, उसको समझे, आत्मबोध करे कि जब वो समझ लेगा उस चीज को, रटने के बजाय वो समझ लेगा रटने के स्थान पर, तो वो उसको कहीं पे किसी भी चीज से जोड़ सकता है, आत्मबोध कर सकता है और उसकी जानकारी वो दूसरों को भी दे सकता है, और खुद भी कोई खोज या किसी आगे की जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसमें उस चीज की जानकारी को आत्मसात कर सकता है। तो शिक्षा रटने के स्थान पर बोध के लिए होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा प्रदान की गई थी। फिर 6th विशेषता है छात्रों को स्वयं अध्ययन का अवसर मिले, स्वयं अध्ययन का अवसर मिले, प्राकृतिक संसार और वह सामाजिक वातावरण की खोज कर सके। मतलब शिक्षा जो होनी चाहिए बालकों के स्वयं अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि उनके पीछे सभी पढ़े रहे और कि हाँ तुम्हें पढ़ना है, या शिक्षक भी हाँ मार कूट कर उसको कैसे भी पढ़ाए, ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा बालक स्वयं रुचि के अनुसार, जब उसकी रुचि हो, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो उसके अनुसार अगर वो ग्रहण करेगा तो वो उस क्षेत्र में बहुत आगे निकल सकता है। तो सूचना का जो होना चाहिए छात्रों के स्वयं अध्ययन का अवसर मिले और प्राकृतिक संचार सामाजिक वातावरण की खोज कर सके। मतलब प्राकृतिक संसार या सामाजिक वातावरण जिस जगह पे वो रह रहा है उस जगह को समझ सके, उस जगह को उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो स्वयं अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए, ना कि शिक्षकों के या अभिभावकों के आधार पर आधारित होनी चाहिए। 7 है छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। छात्र जब शिक्षा ग्रहण छात्र ने कर ली है तो छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके, मतलब उस चीज को समझ सके। जब शिक्षण आत्मबोध, मतलब आत्मबोध आत्मसात, जब बालक किसी पाठ्यक्रम को कर लेगा, किसी विषय वस्तु को समझ लेगा, तो वो क्या कर सकता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण भी कर सकता है, स्वयं कई सारी चीजों को समझ सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, सूचनाएं निकाल सकता है। तो जब छात्र स्वयं, हम ये कह सकते हैं किसी विषय वस्तु को जब अच्छे से आत्मबोध आत्मसात कर सकता लेगा, रटेगा नहीं, स्वयं अध्ययन पे ध्यान देगा और आत्मबोध करेगा, तब जाके वह स्वयं ज्ञान का निर्माण भी कर सकता है। मतलब स्वयं ही उस विषय के बारे में कई सारी चीजें खोज सकता है, कई अधिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए वो जिज्ञासु बन सकता है और जिज्ञासा कर सकता है। फिर है 8 नंबर पाठ्यचर्या क्षमता समावेशी शिक्षा के लिए। पाठ्यचर्या क्षमता मतलब समानता के आधार पर होनी चाहिए और समावेशी सभी के लिए होनी चाहिए शिक्षा। ऐसा नहीं है जैसे किसी एक धर्म के या जो शारीरिक दृष्टि से कमजोर है उन बालकों को शिक्षा नहीं दी जाए, या जो मानसिक दृष्टि से कमजोर है उन बालकों को शिक्षा नहीं दी जाए, या जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको नहीं दी जाए। ऐसे इन चीजों के आधार पर शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो होनी चाहिए सभी के लिए और समानता के आधार पर होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा जिसमें हम ये सभी के लिए और सभी को समान रूप से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो पाठ्यचर्या का जो स्वरूप होना चाहिए वो समावेशी शिक्षा के आधार पर होना चाहिए, ना कि किसी और शिक्षा के आधार पर या किसी भी बालक को शिक्षा से वंचित रखा जाए, ऐसे शिक्षा का स्वरूप नहीं होना चाहिए। 9वां है पाठ्यचर्या का बोझ कम किया जाए। पाठ्यचर्या का बोझ कम किया जाए मतलब जो पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम है ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए जिससे बालक उसको बोझ नहीं समझे, उसको समझने की कोशिश करे, शिक्षा से या शिक्षा पाठ्यक्रम को देख के, पाठ्य पुस्तकों को देख के उससे दूर नहीं भागे। क्योंकि जब बोझ कम हो जाएगा, थोड़ा होएगा बालक उसको जल्दी सीखेगा, ज्यादा होएगा बालक उसको क्या करेगा, उससे या तो दूर भागेगा, इसको सीखने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए वर्तमान में भी प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पर
शिक्षा का बोझ कम और भी करने की कोशिश की जा रही है, जिससे बालकों को विषय वस्तु या पाठ्यक्रम या जो हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तकों का बोझ लगता है। एक बहुत सारी कि इतने सारे विषय हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो इतने सारे विषय उनको क्या करने लग जाते हैं, उबाऊ लगने लग जाते हैं। जब उबाऊ लगने लगते हैं तो बालक उसमें ध्यान नहीं देता है। इस कारण से पाठ्यचर्या का बोझ भी कम कर देना चाहिए, और कम किया भी गया था। 2005 में भी किया गया था, और वर्तमान में भी इस चीज पर इस चीज पर वर्तमान समय में भी ध्यान दिया जा रहा है कि किस न कैसे करके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का बोझ हम ये कह सकते हैं उसको कम किया जाए, जिससे बालक उसमें समझने में रुचि ले सके। फिर 10वां है, एक मानवीय छात्र मित्रवत मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाए। एक मानवीय छात्र मूल्यांकन प्रणाली, जो मूल्यांकन प्रणाली है वो मनुष्य मतलब शिक्षक के आधार पे भी होनी चाहिए, और ये शिक्षक स्वयं निर्मित भी होनी चाहिए, और छात्र के आधार पर भी होनी चाहिए। छात्र के आधार पर इस आधार पर कि छात्र जब किसी चीज को पढ़ रहा है तो वो स्वयं ही उस चीज को कितना समझ पाया है, वो स्वयं अपना मूल्यांकन करने की मूल्यांकन करना सीख सके। मतलब जब छात्र ने स्वयं अपना मूल्यांकन करना सीख लिया, तो वो मूल्यांकन प्रणाली उसमें अपने आप ही विकसित हो जाएगी कि किस तरीके से मुझे विषय वस्तु का आत्मसात करना है, विषय वस्तु को समझना है, पढ़ना है। जब वो मूल्यांकन या स्वयं मूल्यांकन नहीं करना सीख सकता है, जब उसमें स्वयं मूल्यांकन की भावना हम ये कह सकते हैं उस विधि को हम नहीं सिखा सकते हैं, तब तक वो मूल्यांकन प्रणाली भी नहीं समझ पाएगा कि मूल्यांकन प्रणाली को किस आधार पर करना चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली स्वयं आधारित भी होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि उसके जितने भी दोस्त हैं या उसके जितने साथी समूह आधारित भी मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, शिक्षक आधारित भी होनी चाहिए। साथी समूह आधारित बालकों अगर मूल्यांकन पढ़े, आपस में ही मूल्यांकन कर रहे हैं कि हाँ कोई विषय वस्तु पढ़ी और आपस में ही कि किसने कितना ज्यादा पढ़ा है, तो भी उससे मूल्यांकन प्रणाली का विकास होएगा। तो जब तक वो उसको समझेगा नहीं जानने की कोशिश करेगा, तब तक उसका विकास भी नहीं हो सकता है। तो विशेषता राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की ये सारी विशेषताएं थी। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन और आपका मैटर आपको PDF में सेंड कर दिया जाएगा।